हेलो दोस्तों, मैं हूँ रीता सिंह। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैडम, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। बहुत ही खुशी है और आप पर मैं गर्व करती हूँ कि आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ एक एम्स के कोलोजी विभाग के एचओडी से मैं बात डॉक्टर प्रीतांजलि सिंह जी से मैं कर रही हूँ। मैं रीता सिंह कैंसर पर मैं एक समाज में बताना चाह रही हूँ कि कैंसर से कैसे रोकथाम किया जा सकता है। मैडम, तो सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगी कि कैंसर होता क्या है। संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो हमारे जो शरीर है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और वो सेल्स जो हैं छोटी छोटी सेल्स हमेशा से बंटवारा उनकी होती रहती है जी मैम। और अगर नियंत्रित विभाजन होती है तो सब कुछ सही है। जब विभाजन अनियंत्रित हो जाती है तो कैंसर का रूप ले लेता है या ट्यूमर का रूप ले लेता है। कैंसर में ये पहचान ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी उसमें क्षमता रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैंसर को 4 स्टेज में बांटते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। पहला और दूसरा चरण का जो कैंसर है वो लोकल कैंसर होता है। वो जो जिस जगह में मान लीजिए स्तन का कैंसर है तो स्तन में रहेगा और तीसरे चरण में थोड़े से आगे और निकल जाता है जिसे कांख में तक जा सकता है। चौथे चरण में उसकी फैलाव और दूसरे जगह पे हो जाती है, दूसरे अंगों में भी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए स्तन का कैंसर है, चौथे चरण में हड्डी में चली जाती है या तो फिर फेफड़े में या तो फिर लिवर में चली जाती है। तो पहला और दूसरा चरण का क्योर पॉसिबल है, मतलब उसकी जड़ से कैंसर को निकाला जा सकता है अगर पहले या दूसरे चरण में महिलाएं हमारे पास आएँ और हम लोग उसका इलाज करें। तो तीसरा चरण में क्योर पॉसिबल है लेकिन फिर वापस आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है पहले दूसरे चरण के संबंध। और चौथे चरण में जो कैंसर होती है यूजुअली वो फैलाव रहती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी दवाइयों से, अपने रेडिएशन से, सिकाई से, लेकिन उसमें कंट्रोल के अलावा क्योर पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम ये देखें कि कैंसर क्यों होता है हमारे शरीर में, तो एक तरह का रिस्क फैक्टर हम लोग सब जानते हैं। तो रिस्क फैक्टर को हम लोग 2 चीज़ में बांटते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में है जैसे कि मान लीजिए आपको हेरिडिट्री 5 से 10% कोई कुछ कैंसर होते हैं, हेरिडिट्री होते हैं, एक परिवार में पनप सकते हैं। तो उनको तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि आपके जीन्स में है। लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारे चीज़ आते हैं जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली, उसमें बदलाव लाके हम बहुत अपने जीवन में अगर हम व्यायाम करें, नियमित रूप से अपना मतलब एक्सरसाइज करें और फल वगैरह ज़्यादा लें मात्रा में, मीट जो रेड मीट है उसका सेवन ज़्यादा ना करें और साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल जो आजकल के युग में और आजकल के पीढ़ी में देखा जाता है कि ज़्यादा लोग करते हैं, औरतें भी करती हैं, तो ये सब को थोड़ा छोड़ दें। तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिससे कि हमारी रिस्क घट जाएगी कैंसर होने से। ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान कराना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए। समय पे शादी हो बच्चे पैदा हो समय पे, तो ये सब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिसके अंतर्गत हम कैंसर की जो संभावना है उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। लोग जागरूक नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास चौथे चरण में आते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जागरूक हो, समझे, अपने शरीर को समझे। एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं लोग तो उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ताकि अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हो तो पैसा मतलब गाड़ी फिर वापस ठीक हो जाए, मतलब पैसा ऐसे देते हैं लोग। बट जब अपनी सेहत की बात उठती है तो सेहत के लिए लोग कुछ भी नहीं करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमेशा से हम लोग जानते हैं। अपने शरीर की तरफ जागरूक होइए और एक लक्षण समझिए कैंसर का, जैसे कि अगर कोई गांठ गठान है उसको नज़रअंदाज ना करें, अगर माहवारी सही से नहीं जा रही है उसको नज़रअंदाज ना करें।
अगर आपका आवाज़ बच गया है, खांसी लंबे समय तक हो रही है, 3-4 हफ्ता से ज़्यादा हो रही है, तो सबको एक बार अपने डॉक्टर से मिलके दिखा लेना चाहिए। जी जी, Thank you. बहुत एक तो आपने कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, बहुत बहुत आपने उसके धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि आप जैसा HOD हमारे एम्स हॉस्पिटल्स में और है। इसके लिए हम तो अब अपने आप को बखान नहीं कर सकते। और चौथी चरण में कैंसर रोकथाम है किया जाता है, तो उससे बचाव का थोड़ा सा एक टिप्स बताएं जो जनता को थोड़ा सा इस बात पे अमल करे और अपने रोकथाम कर सके। चौथी चरण कैंसर को, चौथी चरण में कैंसर को कैसे रोकथाम किया जा तो सकता बहुत लोग ये समझते हैं कि पहला दूसरा चरण है, चलो कोई नहीं, हम लोग इलाज करा लेते हैं। चौथी चरण का मतलब अब तो कोई इलाज नहीं, घर में ले जाओ पेशेंट को और कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं है। अगर चौथी चरण में भी इलाज हो और उससे कंट्रोल किया जा सके तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो पेशेंट का होता है बहुत बेहतरीन हो सकता है। मतलब उससे जो कष्ट मिलती है कैंसर के वजह से, वो कष्ट को हम लोग कम कर सकते हैं, उसकी लाइफ को हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और ये जो है वो हम लोग 2-3 तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हड्डी में बीमारी गई है तो वहाँ पे हल्का सेक लगा देते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हम जिसके विभाग अध्यक्ष हैं, उसमें हम लोग सेक का स्टडी किए हुए हैं, ऑन्कोलॉजी का पढ़ाई किए हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कितना सेक कहाँ लगाने से कितना फ़ायदा हो सकता है। पेन रिलीफ में बहुत अच्छा इलाज है रेडिएशन का। और उसके अलावा कीमोथेरेपी भी पैलिएटिव रूप में जो पेशेंट को सहा जाए, उसके शरीर को जो सहने योग्य हो, वो हम लोग देते हैं, जिससे कि बीमारी का रोकथाम कुछ हद तक होता है। उसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी, जैसे हड्डी में अगर गई हुई है तो हड्डी मजबूत करने की दवाई वगैरह देते हैं पेशेंट को। ये सब के अलावा टेंडर लविंग केयर की आवश्यकता तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो परिवार और परिवार के साथियों को भी थोड़ा हम लोग हौसला देते हैं, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है कैंसर के इलाज के लिए। लेकिन ये आदमी में एक धारणा है, उसको डॉक्टर साहब बताया जाए कि वो लोग कहते हैं कि चौथी स्टेज में यदि मेरा कैंसर हो गया है तो उसको कीमोथेरेपी के द्वारा लोग डरते हैं और हॉस्पिटल आने से भी डरते हैं कि उसको सीधा उसकी मनोवृत्ति में रहती है कि अब मेरी डेथ हो जाएगी, काइंडली हम हॉस्पिटल ना जाए। कुछ आयुर्वेदिक जितने भी दवा हैं उसको लेके और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं? अगर चौथी चरण में बीमारी आती है तो आपने सही कहा, बहुत लोग इलाज नहीं कराते हैं, घर चले जाते हैं, फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई खाते हैं। मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाती। नहीं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो हमारी दवाई है आजकल चौथे चरण में भी काफ़ी अच्छा इलाज हो सकता है, लाइफ कर सकते हैं लोगों की, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। जिनको जॉन्डिस है उनको तो बिल्कुल हम लोग ज़्यादा लाइफ नहीं दे सकते, लेकिन जिनका जॉन्डिस नहीं है, जिनका जॉन्डिस नहीं है, जिसका फैलाव है लेकिन मिनिमल फैलाव है, हड्डी में गई हुई बीमारी का रोकथाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब जो है, ये सब पेशेंट्स का इलाज करना चाहिए एलोपैथी से, जो हम लोग करते हैं कैंसर की थेरेपी से, आइदर रेडिएशन या कीमोथेरेपी या टारगेट थेरेपी। क्योंकि आजकल तो ऐसे गोलियां भी आ गई हैं जो मिरेकल के नाम से जानी जाती है, मैजिक बुलेट के नाम से जानी जाती है। एक गोली खाने से कोई कैंसर ऐसा होता है कि अगर वो टारगेट है उस कैंसर में, तो उसके अगेंस्ट ये गोली अगर खिलाया जाए, जैसे कि लंग के कैंसर में अगर TKI पॉजिटिव कैंसर है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स देने से बहुत फ़ायदा होता है, और करीबन 2 से 3 साल तक पेशेंट बहुत आराम से खींच लेता है। उसकी जो समस्याएं हैं वो भी थोड़ी कम होती है, खांसी वगैरह जो है या दम फूलना, ये थोड़ी संभल जाती है। तो ये हम लोग जान रहे हैं, बिकॉज रोज़ाना दिन पे दिन नए साइंटिफिक रिसर्च निकल रहे हैं, रिसर्च और सब ऑथेंटिकेट होके आ रहे हैं। जहाँ तक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का सवाल है, तो कुछ लोग आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, बट मैं चूँकि उसकी डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं विस्तार से नहीं बता पाऊँगी। यही है कि दोनों दवाई एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों में फिर इंटरेक्शन होता है। अच्छा, नहीं, कितनी तो पैसा के वजह से वो अपना इलाज नहीं कराते हैं, जितने भी गरीब हैं,
और जितने भी कोई भी है, अमीर हो या गरीब हो, जब हेल्थ जब बिगड़ जाती है तो उसमें एम्स में क्या सुविधाएं हैं? आप तो HOD हैं, थोड़ा सा बताएं कि उसमें सुविधाएं जिनका अर्न की बहुत कम है और जो सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनका एम्स में कैसे इलाज। कीमोथेरेपी में तो लोग कहते हैं पैसा ज़्यादा लगता है, तो उस पर तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है ना कि एम्स में जो इलाज चलते हैं कैंसर के पेशेंट्स के, वो बहुत ही मतलब बहुत ही कम पैसे में होते हैं एक तरह से कहिए तो, क्योंकि एक तो पेशेंट के वहाँ पे जांच पड़ताल में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है जो आमतौर पे लिया जाता है बाहर में। हमारे यहाँ बहुत ही कम दाम पे ये सब उपलब्ध है और एक से एक जांच उपलब्ध है। MRI, CT स्कैन, बायोप्सी वगैरह सब जांच हम लोग करते हैं और जांच के बाद जब पता चलता है पेशेंट का किस चरण में है तो उसका इलाज जो करते हैं एक से एक सुविधा है। जैसे अगर सर्जरी है तो सर्जरी की बहुत ही कम लागत में उसकी उपाय है। साथ में अगर दवाई की बात करें तो दवाई आधा से ज़्यादा हमारे अस्पताल में ही लागू मिल रही है। वो फ्री में मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल फ्री में नहीं, मैंने जो कम दामों पे, कम दामों ट्रैक पे मिल रही है। अच्छा अच्छा, एकदम से कम दाम पे मिल रही है। और जो हम वर्ल्ड क्लास रेडिएशन मशीन है हमारे पास, जिसको हम लोग लिनैक कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेटर, वो अभी बेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड में है। उसमें हमारे FFF टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। उसकी हम लोग जो सेवा दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को, वो बहुत कम लागत में है, जो कि 10 से 15 हज़ार के अंदर ही सब खत्म हो जा रहे हैं। बाहर में तो आप देखेंगे तो मतलब 1 लाख से 1.5 लाख तक भी लोग लगाते हैं उसमें, उस चीज़ में। तो ये है। प्लस दूसरा है कि हमारे यहाँ कैंसर पेशेंट्स को जो आपके हमारे CM फंड है या हमारे PM फंड है, उनके तरफ से पैसा मिलती है और उससे उनका इलाज चलता है। दूसरा आयुष्मान भी हमारे पास है। तो ये सब चीज़ करते हुए हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं। चलिए, बहुत बहुत आपने कैंसर से रिलेटेड उपचार को आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी डॉक्टर साहिबा से थोड़ा सा और समय लेंगे, क्योंकि एक कीमोथेरेपी जो होता है तो बिना कीमोथेरेपी के जो भी ऐसे चौथे स्टेज पे कैंसर है, तो मैडम ये बताइए कि चौथे स्टेज में कैंसर जो है वो विदाउट कीमोथेरेपी के क्या उपचार हो सकती है? छोटा से बात। चौथे चरण में कैंसर का मतलब हो गया कि शरीर में फैला हुआ कैंसर। अगर शरीर में कहीं फैल गया है कैंसर तो बिना विदाउट कीमोथेरेपी के उपचार नहीं। इसके लिए कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। लेकिन पहले जो कीमोथेरेपी की वजह से हम लोग को डर था, जो इतनी सारी मतलब धारणाएं बैठी हुई थी कि भाई कीमोथेरेपी लेंगे तो ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाए, ऐसे यही पूछने का मेरा कोच था। वो बिल्कुल भी आजकल नहीं है। अच्छा, वो चीज़ कीमोथेरेपी बेहतरीन से बेहतरीन निकल गई है। अच्छा अच्छा और अच्छा, उसकी तकलीफें या साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए भी एक से एक दवाई आ गई है। अच्छा अच्छा। अब जो उल्टियाँ से लोग भयभीत होते थे पहले, उल्टी नहीं खांसी के भी बराबर होती है लोग ज़्यादा। होती है। अच्छा अच्छा, उल्टी नहीं की बराबर होती है। जो कीमोथेरेपी की वजह से खून में कमी आने की वजह से लोगों को इन्फेक्शन बहुत लगता था, वो भी एक तरह से कहिए उसकी मात्रा बहुत घट गई है। क्योंकि अब हम लोग को ग्रोथ फैक्टर्स है दुकान में, जिससे कि हम लोग कीमोथेरेपी के बाद ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं तो खून की संख्या उतनी कम नहीं होती है, इन्फेक्शन उतना जल्दी नहीं उतना जल्दी नहीं लगता है। हाँ, थोड़ी थकान ज़रूर है, लेकिन वर्थ है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके बाद पेशेंट का बहुत इम्प्रूव होता है। बहुत पेशेंट्स हैं जो काफ़ी खुश होके जाते हैं। बिल्कुल और जितने भी समय उसके बाद जीते हैं, बहुत खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीते हैं, हौसला के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और एक बात जो आप बताएं कि एम्स से भी वो दिल्ली से भी एम्स में माने आते हैं रेफ़र हो के, ये हमें जानकारी नहीं थी, ये आपसे जानकारी हुई, मैं बहुत खुश। ये से एम्स हॉस्पिटल में जो आप जैसा HOD और कितने कर्तव्य से निभा रहे हैं, तो उसमें लोग दिल्ली से जो आते हैं रेफ़र करके, तो यहाँ तो उसका इलाज अच्छा हो रहा होगा। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना कि ये जो सरकार की वजह थी बाकी सब एम्स खोलने का, वो यही तो था। या दिल्ली में वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा है। अच्छा।
पूरे देश से दिल्ली उठ के आते थे लोग और वहाँ पे चाहते थे कि उनका इलाज एम्स दिल्ली में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। संभव नहीं था, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबा जा रहा था। अच्छा। उसी के लिए सरकार ने सोचा, विचार किया और पहले तो 6 एम्स खोला, जो कि पहला 6 एम्स में हमारा एम्स पटना भी आता है। अच्छा। उसके बाद उसने और भी बहुत सारे खोलने की ये ठान ली खोल- है अच्छा, और खोल भी रही है। तो बेसिकली अब हमारा जो वहाँ का पेशेंट है वो डाइवर्ट किया जा रहा है हमारे तरफ। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मशीन जो वहाँ भी जो मशीन, अब ये एकदम आधुनिक मशीन है जो कि कल हमारे मतलब अभी 2 महीना पहले हमारे यहाँ लगा है। एम्स दिल्ली में भी अभी वो नहीं लगा है। तो अच्छा अच्छा, इससे बहुत आप समझ खुशी की सकते बात हैं है। ये कि तो हमारे पटना के लिए हेला- सुनहरा अवसर है। बिल्कुल, हेला मशीन उस मशीन का क्या नाम है मैडम? लीनियर एक्सेलरेटर, हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर, जो दिल्ली में भी नहीं है वो मशीन। दिल्ली में वो उस टेक्नोलॉजी की नहीं है, हाई एंड मशीन हाई नहीं है तो 5 हाँ। साल पहले की लगी हुई मशीन है। ये न्यू का न्यू बात तो बहुत पटना वासियों के लिए तो बहुत सुनहरा है। ये खुशी का मौका है कि इतनी अच्छी एम्स में इस तरह का मशीन लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीता सिंह, धन्यवाद। मैं